वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ RNN बाई डायरेक्शनल RNN और LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अच्छा, जो आपके RNN है वो एक्चुअली क्यों यूज हो रहे थे, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एक्चुअली जो आपकी मशीन लर्निंग मॉडल है उसमें जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, उसकी काफी जो है इम्पोर्टेंस है। जब आप मॉडल ट्रेन करते हैं तो वो मॉडल जो है ट्रेन हो जाता है ओवरऑल डेटा पे। तो अगर आपको इंस्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए हो या करीबी नियर पास्ट की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो उसके लिए उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोडक्ट लेना हो ऑनलाइन और उसके आपने रिव्यूज पढ़ लिए, ठीक है। जब आप रिव्यू पढ़ते हैं तो आपको मोटे मोटे रिव्यूज याद आते हैं, पूरा टेक्स्ट आपको याद नहीं रहता, बल्कि आपको मोटे मोटे लफ्ज याद आते हैं, जैसे बैड प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट, फैंटास्टिक, आई लाइक दैट। ये बड़े बड़े लफ्ज आपको याद रहते हैं और जो पूरा एक सेंटेंस का होता है वो आपको एक दो दिन बाद भूल जाता है कि उस रिव्यूज में लोगों ने क्या कहा था फुल वर्ड्स नहीं, बल्कि आपकी जो मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म, वो आपको मोटे मोटे चीजें याद दिलाती है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाती है जैसे ही टाइम गुजरता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म। या अगर आप कोई कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको सारा कोर्स याद नहीं रहता, बल्कि आप कुछ चीजें आपको याद रहती है। अगर वो कोर्स आप एक महीने बाद उसमें से पूछा जाए तो उसमें से आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट होंगे कि फॉर एग्जांपल सुपरवाइज लर्निंग क्या चीज है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या चीज है, क्लासिफिकेशन किससे कहते हैं, CNN क्या चीज है, RNN क्या चीज है। लेकिन उसके अंदर जो माइक्रो डिटेल होती है वो आप भूल जाएंगे कुछ अर्से बाद। इसलिए जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा जरूरी है। यही कॉन्सेप्ट जो है मशीन लर्निंग मॉडल में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था कि जब आप मॉडल को ट्रेन करते हैं तो ओवरऑल मॉडल ट्रेन हो जाता है और आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसकी इंपॉर्टेंस होती है खासकर सिक्वेंशियल कॉन्सेप्ट में, सिक्वेंशियल डेटा में आपकी जो करीब इंफॉर्मेशन होती है, शॉर्ट टर्म वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो ज्यादा जरूरी होती है। इंस्टेड आप जो, या अगर फॉर एग्जांपल आप आ, कोई कोई स्पीच सुन रहे हैं 5 मिनट की, तो या 10 मिनट की, या एक एक घंटे की तकरीरें भी होती हैं, तो उस तकरीर में आपको क्या याद रहता है? कुछ वर्ड्स आपको याद रहते हैं, सारी तकरीर आपको याद नहीं रहती। तो आप तो AI मॉडल को जो जरूरी है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो अभी शॉर्ट टर्म या अभी नियर पास्ट में जो इंफॉर्मेशन गुजरी है उसको याद करना या उसको मेमोराइज करना या उसको फीड करना मॉडल को, या उसको उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, ये जरूरी है। तो इसलिए लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। और जिसको LSTM भी कहते हैं। जैसे हमने RNN पढ़ा कि उस पे जो है इंफॉर्मेशन एक ही फ्लो में, डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर आप लेफ्ट से देखें 8.1 से लेकर 8.5, तो ये इंफॉर्मेशन जो है एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। आपका डेटा आ रहा है और जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आउटपुट 5 पे आ रही है। अगर आप आउटपुट 5 को देखें अगर आप आउटपुट 5 को देखें तो इसमें आपके पास H1 से लेकर H5 तक इंफॉर्मेशन है। बट ये भी तो हो सकता है कि आउटपुट 1 को H5, H4, H3, H2 की जरूरत हो, मतलब इंफॉर्मेशन फ्लो का डायरेक्शन लेफ्ट साइड के बजाय राइट साइड से हो, ठीक है। लेकिन जब अभी अभी तक हम पढ़ रहे हैं तो हम लेफ्ट से लेकर राइट तक मेमोरी सेव कर रहे हैं और जो फ्लो हो रहा है इंफॉर्मेशन की वो लेफ्ट से राइट हो रहा है। तो अगर आपको जो लेयर 5 है उसकी इंफॉर्मेशन आउटपुट 1 में उसकी जरूरत हो तो फिर क्या क्या होगा, ठीक। तो इसलिए बाई डायरेक्शनल RNN का कॉन्सेप्ट आया।
तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन की फ्लो को रिवर्स करते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमने दी है x1 x2 x3 x5 x4 x5 की फॉर्म में, हम उसका अगर इंफॉर्मेशन की फ्लो को रिवर्स करें तो हम आउटपुट 1 को जो इंफॉर्मेशन चाहिए h5 की तो वो मिल जाएगी हमारे पास। बट इसमें क्वेश्चन है अगेन, अगर आउटपुट 5 को अगर h1 की जरूरत हो तो सेम प्रॉब्लम, अगर आपने रिवर्स कर दिया बट इफेक्ट जो है वो h1 की O5 पे नहीं है और H5 की O1 में नहीं है। आई मीन अगर फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर ले, इसमें जो H5 को O5 को इंफॉर्मेशन चाहिए H1 की वो नहीं है, तो अगेन हमारे पास प्रॉब्लम है। तो इसके लिए बाई डायरेक्शनल आरएनएन का कॉन्सेप्ट आया। जी, इसको जो H5 का आउटपुट है उसका अलग फीडबैक हम फर्स्ट फीडबैक दे तो वो लूप, बट जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट फ्लो में आ रही है उसमें तो नहीं है। इसका मतलब है जो अगर आपका 5 वर्ड सेंटेंस है तो जो फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड जब आप देंगे तब वो पहले वर्ड में आएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो बेस साइज है वो 4 वर्ड का है, 4 वर्ड्स का है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी। आई मीन अगर आपका सेंटेंस फॉर एग्जांपल 40 वर्ड्स का है और आपका ये ब्लॉक 5 का है, तो 4 या 5 के बाद वो तो फीडबैक होती जाएगी, बट जो 4 बैच का है उसमें नहीं आएगी। समझ रहे पॉइंट को? तो इसके लिए बाई डायरेक्शनल आरएनएन का कॉन्सेप्ट आया कि आप इंफॉर्मेशन को पहले लेफ्ट से भेजे देन राइट से भेजे। तो इसका क्या मतलब है कि आउटपुट 1 और का जो अगर उसको लेयर 5 की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको मिल सकती है। सिमिलरली अगर आउटपुट 5 को लेयर 1 की जरूरत पड़ सकती है तो वो इस फ्लो में मिल सकती है। बट इसका जो इसकी जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी वो एरोज के फॉर्म में होगी। एच आई आपके हिडन लेयर्स हैं जो कि एच आई लेफ्ट और एच आई राइट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसमें क्या है, एच आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी पास्ट इंफॉर्मेशन को, और एच आई राइट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर इंफॉर्मेशन को। फ्यूचर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है करंट टाइम पे। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि दोनों फ्लो को कंबाइन करके हमने बाई डायरेक्शनल आरएनएन बनाया, जिसमें फ्यूचर इंफॉर्मेशन और पास्ट इंफॉर्मेशन हमने दोनों यूटिलाइज कर ली। अगर ये इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल ये इंफॉर्मेशन आ गई, देन ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, तो ये पास्ट है एक्चुअली। बट अगर इसको देखें तो ये फ्यूचर है इसके लिए, x1 के लिए फ्यूचर है, x1 के लिए x5 का जो इंफॉर्मेशन है वो फ्यूचर है, और x5 के लिए x1 पास्ट है। तो इस टाइम पे आपके पास पास्ट और फ्यूचर दोनों की इंफॉर्मेशन आ गई। सो फॉर एग्जांपल आप उसको ऐसे समझे कि एक कैप्शन है, अ बर्ड इज फ्लाइंग, तो इसका जो फर्स्ट वर्ड है ए, उसके लिए अब आप जो ए है, ए वर्ड वो कब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, जब आपको पता चले कि कितने बर्ड्स हैं। तो बर्ड्स का जो सेंटेंस आएगा तो उसके लिए फ्यूचर है, तो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन उसको होना चाहिए कि जो आपका फर्स्ट वर्ड एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो उसकी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट हो। सही है? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पास्ट है, और इस डायरेक्शन में जा रहे हो फ्यूचर है। आप कह रहे हैं कि गलत है, मतलब क्यों है या गलत है, डाउट है ना? जैसे मैंने कहा, इधर आप दे रहे हैं अ बर्ड इज फ्लाइंग, ओवर सी, इसको सी कह ले।
अ बर्ड इज फ्लाइंग, ये इंफॉर्मेशन आपने दी, तो पहले आपने ए दे दिया, बट फ्लाइंग उसके लिए पास से यही वैल्यू अब बाद में आएगी, फ्लाइंग। ठीक है, तो ये अब अगर आपने पहले सी दे दिया तो सी फ्यूचर है। ये वाली इंफॉर्मेशन जब आएगी, जब आप सेंटेंस बोल रहे होते हैं, जब आप सेंटेंस बोल रहे हो तो क्या कहते हैं, अ बर्ड इज फ्लाइंग, तो फ्लाइंग तो फ्यूचर में आएगा, तो इसलिए ये इसको कहते हैं फ्यूचर। समझ रहे हो? अगर आप इससे शुरू करें तो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर पहले बोल रहे हैं ना, राइट से अगर शुरू करें। अगर लेफ्ट से शुरू करें तो इसका मतलब है कि पास्ट आ रहा है, पास्ट से आ रहे हैं। और अगर आप राइट से शुरू करें इसका मतलब फ्यूचर आपने पहले बोल दिया। ठीक है ना? फ्लाइंग और सी ये फ्यूचर है ना, इसके लिए ये फ्यूचर है आ, तो फ्यूचर आपने पहले ऐड कर दिया, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन। समझ रहे हो? तो इस बाय डायरेक्शनल आरएनएन से हम इसको एक और डायरेक्शन में लिखते हैं, नेटवर्क को। ये वही चीज है, इसको थोड़ा सा हमने कॉम्प्लेक्स लुकिंग नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये हिडन लेयर्स हैं। ये अगर आप लेफ्ट टू राइट जाए तो पास्ट इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन आ रही है। ये वही नेटवर्क है, जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अच्छा, इसको आप कह लें लेफ्ट टू राइट जब आएंगे तो आपके पास जो एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए इसमें। एक इनपुट है, एक प्रीवियस वैल्यू है t-1 जो फीडबैक हो रही है, जो टिपिकल आरएनएन का मॉडल था। उसमें क्या एक इनपुट आ रहा है, एफ को कह लें एक्टिवेशन फंक्शन, वेट डब्ल्यू वेट है जो कि एक्स टू एच के दरमियान है, और वी जो है वो एच और वाई के दरमियान है, वो वेट है। और एक t-1 जो है, चूंकि पास्ट मॉडल आप यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो प्रीवियस वैल्यू थी वो आप फीडबैक कर रहे हैं, एंड देन 22। सेकेंड मॉडल जब आप देखते हैं तो इसमें आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऐड हो रही होगी, फ्यूचर +1 ऐड हो रही होगी। समझ रहे इस पॉइंट को? -1 चूंकि पास से आ रहा है तो आपके पास -1 वाली वैल्यू है, और ये चूंकि फ्यूचर है तो एक स्टेप फ्यूचर वाला उसमें ऐड होगा। देन जो आपकी आउटपुट वैल्यू होगी उसका एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगा, आपके पास जो दोनों का यूनियन होगा या दोनों का जो कंबाइन रिजल्ट होगा, उसको आप उस एक्टिवेशन फंक्शन के रिजल्ट को आप वाई कहते हैं। समझ रहे हो ऑनलाइन आप लोग को चीजों की समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। आउटपुट है, वाई आउटपुट। फिलहाल इस करंट उसमें इसको आउटपुट कंसिडर कर लें। ठीक है, वो लेबल और आउटपुट वाले उसकी तरफ ना जाइए, जस्ट आउटपुट इस नेटवर्क की आउटपुट कह लें। ठीक है, अब अगर आपके पास लेयर ज्यादा होते जाएंगे, एक क्वेश्चन भी आया था हफ्सा की तरफ से कि आरएनएन में कितने लेयर्स हो सकती है, हिडन लेयर। हफ्सा आप इस नेटवर्क को देख रही होंगी कि इसमें एक से ज्यादा हिडन लेयर्स है आपके पास। ठीक है, तो जब आपके पास हिडन लेयर होंगी तो हिडन लेयर
ईच स्टेप की जो लेयर है वो आई से रिप्रेजेंट की है। अब आई आपके पास आई की जो वैल्यू है 1 2 3 हो सकती है नेटवर्क में। तो अगर हिडन लेयर 1 पे आपने फाइंड करना हो तो इक्वेशन आपके पास आई की वैल्यू चेंज करते जाएं। आई की वैल्यू अगर आप 1 डालें तो जो पास इंफॉर्मेशन H1 ऑफ 1 बन जाएगी आपके पास, या H3 कह लें। अगर हम H3 की बात करें तो आई की जगह 3 डालें, आप पुट करें। -1 and B is plus B। तो ये इटरेशन को रिप्रेजेंट, लेयर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, आई। तो ये डिपेंड करता है जब आपके पास बाई डायरेक्शनल आरएनएन में हिडन लेयर्स की लेयर्स ज्यादा हो जाएंगी। अब आते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ। इसमें जो है वो आपके पास डिपेंडेंसी जो है, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी और शॉर्ट टर्म डिपेंडेंसी की बात हो रही होती है। तो अगर आप इसकी मॉडल को देखें तो आपके पास मेनी टू वन इसका मॉडल, नेटवर्क मॉडल है। आपने 5 इनपुट्स दिए हैं और आपके पास जो आउटपुट आया है वो 1 है, ठीक है, LSTM। इसमें जो आपके पास इनपुट है वो इनकोडेड है इनटू HT। ये आपने इनपुट दिया है, ये इनकोड हो गया लेयर में और ट्रांसफर हो गया है नेक्स्ट कैस्केड वैल्यू को, ठीक है। और जो HT-1 की जो इंफॉर्मेशन है वो पास्ट की इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप H4 की लेयर की बात करें तो जो पास्ट इंफॉर्मेशन है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। इसके लिए पास्ट क्या है, 3 2 1। और ये XT जो है, जो जितना आपका बेस साइज होगा या जितने आप साइज आपका इनपुट साइज होगा वो उस कॉन्टेक्स्ट में, इसका जो प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो जब आप इस तरह करते हैं तो आपके पास जब पूरा आप, फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस अगर आपका 20 वर्ड्स का है, 20 वर्ड्स का अगर सेंटेंस आपने पुट कर दिया, इसको इनपुट दे दिया, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो डिग्रेड होती जाएगी। अगर आप इसको बिल्कुल पड़ेगा, यही इसलिए तो LSTM का कॉन्सेप्ट आया ना। ये आपका वर्ड साइज इंक्रीज करता जाएगा तो आप आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब है आपकी एक्यूरेसी ठीक नहीं है। तो इसलिए इसके लिए गेट का कॉन्सेप्ट आया, गेट्स। LSTM गेटेड मॉडल है, इसके लिए गेटेड मॉडल का कॉन्सेप्ट आया। तो जो ये कह रहा है कि हाउ रेट में एक्सपोनेंशियली डिकेड और ग्रो, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये उसमें जो है वो डिके आ सकता है टाइम के साथ, जब आपका जो कॉन्टेक्स्ट साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा, या इसमें ये प्रॉब्लम है। और ये जो आपके पास जो लिमिट है ये ऑलमोस्ट तकरीबन 10 स्टेप्स तक लिमिटेड होता है, 10 वैल्यू तक, 1 से लेकर 10 तक जनरली, ठीक है, जो आपका इनपुट साइज है। इसीलिए तो इस प्रॉब्लम को कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो एक्सपोनेंशियली डिके या ग्रो करता है, तो
इसके लिए आपके पास जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट आया है। जो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, इसमें एक गेट्स बने होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिसको कहते हैं एलएसटीएम, जो है वो एलएसटीएम गेट। ये जो गेट होता है, ये आपकी लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को लर्न कर रहा होता है। अगर आपका फॉर एग्जांपल लॉन्ग सेंटेंस है, तो उसमें जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी है, अ बर्ड इज फ्लाइंग विद ओवर अ सी, सो मे बी इससे जो है वो मॉडल क्या करे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लेके सी और बर्ड, और जो बर्ड काउंट है वो शायद उसमें ना आ जाए, इस तरह की इंफॉर्मेशन ज़ाया हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी के लिए आपके एलएसटीएम नेटवर्क्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें मेमोरी सेल यूज होते हैं, मेमोरी सेल्स, ताकि वो मेमोरी को मेमोराइज कर ले कुछ इंफॉर्मेशन को। क्या हो गया काजी, गर्मी है? किसमें? इसमें यही तो कॉन्सेप्ट है कि इसमें एक फॉरगेट का कॉन्सेप्ट भी होता है। फॉरगेट का आप स्ट्रक्चर को अगर देखें, इसमें आपके पास इनपुट गेट है, आउटपुट गेट है, नेट इनपुट है, नेट आउटपुट है, और एक है फॉरगेट गेट। फॉरगेट गेट क्या करता है कि फॉरगेट गेट आपको कुछ यूजलेस इंफॉर्मेशन वो फॉरगेट करती है, ताकि वो आपकी जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो जो आपका गेट होता है वो एक्चुअली आपके जो गेट होता है वो असल में आपकी जो पास्ट तक इंफॉर्मेशन है वो उसके लिए ओपन और क्लोज होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो रिक्वायरमेंट है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपके पास इनपुट गेट है, फॉरगेट गेट है, आउटपुट गेट है, और रिकरेंट न्यूरॉन विद अ सेल्फ रिकरेंट, ये अगर आप देखें रिकरेंट का कॉन्सेप्ट इसमें है, जो सेल का है। तो इसमें पूरी जो आरएनए का कॉन्सेप्ट है वो भी है, और इसमें फॉरगेट और फॉरगेट गेट भी एक इंक्लूडेड, जिसमें आपको वो मेमोरी को फ्लैश या फ्लैश करना चाहें, मेमोरी को फ्लैश कर सकते हैं अगर वो यूजलेस मेमोरी हो तो। इस गेट को आपने मेमोराइज करना है जब आपने एलएसटीएम पे काम करना है। ठीक है, इस गेट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन का न्यूरल नेटवर्क में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप जहां भी देखते हो आपको एक्टिवेशन फंक्शन नजर आ रहा होता है, क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन एक्चुअली आपको वो मॉडल की क्लासिफिकेशन की तरफ लेके जाता है। आपने फॉर एग्जांपल अगेन में आपको वो इमेज कैप्शनिंग की तरफ जाते हो, क्योंकि आपके जहन में एक किस्म का नक्श हुआ है। आपको जो बर्ड इज फ्लाइंग में अगर आप देखें तो उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू वो क्लासिफिकेशन हो रही होती है। जब आप CNN के थ्रू वो आपने बर्ड को, फिर सी को, फिर सिंगल बर्ड को, और फिर फ्लाई को क्लासिफाई कर लिया, वो सारी क्लासिफिकेशन आपको कौन दे रहा है? वो आपको एक्टिवेशन फंक्शन दे रहा है, जिस बेस पे हाई प्रोबेबल के कि आप उसको क्लासिफाई कराते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन फंक्शन का मेन रोल होता है हमेशा आपकी न्यूरल नेटवर्क में। तो इसमें भी आपकी जो सारे गेट है वो डिपेंडेंट होते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस पे। तो अगर आप इसमें देखिए, आपको नजर आ रहा होगा सिग्मॉइड फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शन, टेन हाइपरबोलिक फंक्शन, सॉफ्टमैक्स फंक्शन, सारे आपको डिफरेंट किस्म के एक्टिवेशन फंक्शन एक साथ एक ही गेट में नजर आ रहे हैं। फिर आपको ये भी पता होगा कि जो सिग्मॉइड फंक्शन है वो आपको जो वैल्यू दे रहा है वो 0 से 1 के दरमियान दे रहा है, बट वो पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसिडर कर रहा है। टेंजेंट हाइपरबोलिक की जो आउटपुट है वो आपको दे रहा है -1 to 1 के दरमियान। इसी तरह जो आपका सॉफ्टमैक्स फंक्शन है, सॉफ्टमैक्स क्या कर रहा है?
सिग्मॉइड फंक्शन क्या कर रहा है? आप लोग सॉफ्ट मैक्स और सिग्मॉइड को जल्दी से सर्च करके बताएं, दोनों में क्या फर्क है? ऑनलाइन आप भी। सर दोनों में जी, ये अगर डिफरेंस है कि सिग्मॉइड फंक्शन जो है हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम से यूज होता है, जबकि जो सॉफ्ट मैक्स है वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम से यूज होता है। आप दोबारा जरा कहें, आपकी आवाज काफी कट रही है। आई गेस मेरे पास इंटरनेट का इशू है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सॉफ्ट मैक्स है वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा क्लासेस जब हमारे पास हो ना, तो वहां पर हम आउटपुट लेयर पे प्रोबेबिलिटीज को प्रिडिक्ट करने के लिए सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। जबकि जब हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन वाला प्रॉब्लम हो, जैसे यस या नो 1 0, इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज करते हैं। ये भी प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है और दूसरा भी प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन है। जी, कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा? सिग्मॉइड और उसमें क्या फर्क है आपके सॉफ्ट मैक्स में? आप उसके फंक्शन को देख लें। सर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो सर, देन हम उस वक्त सॉफ्ट मैट यूज़ करते हैं। नॉर्मली सर हम सिग्मॉइड को यूज़ करते हैं जब हमें दो ही सर क्लासेस हों। ये ऑलमोस्ट, अगर आप इसके फंक्शन स्ट्रक्चर को देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट जो आपका सॉफ्ट मैक्स फंक्शन है, अगर आप उसको उसका देखें तो जीरो पे सिग्मॉइड फंक्शन के जीरो पे आपको 0.5 मिल रहा है, और जो आपके सॉफ्ट मैक्स का है वो अराउंड 0.35 या 4 मिल रहा है। तो इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट मैक्स जो है मैक्सिमम को थोड़ा सा उसमें आई गेस कुछ पोर्शन की जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है। हाँ, और नहीं, ये ऑलमोस्ट सेम है। 2 पे, हाँ 2 पे अगर आप देखें तो 0.7 है, इसमें 0.8 है। इसमें आप देखें, और अगर आप मल्टी क्लास को देखें जिस तरह इन्होंने कहा, तो उसमें उसकी शेप चेंज होती जा रही है। मल्टी क्लास में जिस तरह अहमद ने कहा और उस्मान ने कहा, तो इसकी जो जब आपकी क्लासेस इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके पास जो शेप है उसकी आपकी एक्टिवेशन फंक्शन की, वो भी आपको चेंज हो रहा है। तो सॉफ्ट मैक्स आप जी, जो आप गेट की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली सारे एक्टिवेशन फंक्शन का इफेक्ट जो है वो एड अप होके आपके आउटपुट लेयर में जाएगा। तो फॉर गेट किस तरह करेगा, फिर वो उसको आउटपुट कैसे निकालेगा, नेट इनपुट कैसे होगा, ये सारी आपकी गेट के अंदर जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो रोल प्ले कर रहा होता है आपका। फॉर एग्जांपल आप फॉर गेट कैसे करेगा, आते हैं उसकी तरफ। क्वेश्चन ये है कि अगर डेटा आ गया तो फॉर गेट कैसे होगा? फॉर गेट इंसान के लिए, इंसान तो जैसे ही टाइम गुजरता है चीज फॉरगेट हो जाती है, बट मॉडल को कैसे फॉरगेट कराओगे? सर हमारे पास जो इनपुट होता है बेसिकली सर हमारे पास वेक्टर्स की फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में। तो एक सर मिनट, अगर हमारे पास जीरो से उस्मान मल्टीप्लाई वेट है। कर, उस्मान थोड़ा सा वेट कर ले। जी काजी बताएं, बताएं कुछ, मैं उनको फिर सुन लूं, ताकि आप लोग मोबाइल लगा लें अगर डिस्कशन आपको सुन सके। काजी कुछ बता रहे थे आप, कुछ कह रहे थे आप? जी उस्मान, आप कंटिन्यू कर लें।
सर मैं ये कह रहा था कि हमारे पास बेसिकली जो इसमें इनपुट है सर वेक्टर्स की फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में होता है। तो सर अगर हम किसी वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो लाजिम सी बात सर वो फॉरगेट हो जाएगा, मीन्स कि जीरो की कोई वैल्यू आगे नहीं होगी, एड अप हो या सम अप हो तो उसको फैक्टर, उसका कोई इफेक्ट आगे नहीं होगा, वो फॉरगेट हो जाएगा एग्जैक्टली सिंपली। अगर आपके पास एलएसटीएम में जो डेटा आपके पास आ रहा होता है वो वेक्टर की फॉर्म में आ रहा था, मतलब वेक्टर से मुराद मैट्रिक्स कह ले, ठीक है। मैट्रिक्स असल में डबल वेक्टर होता है, 2D होता है, वेक्टर आपका सिंगल वे में होता है, जिसको रो कह ले, सिर्फ रो कह ले या कॉलम कह ले। तो उस एलएसटीएम में आपके पास वेक्टर की फॉर्म में डेटा जा रहा होता है। तो अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन फॉरगेट करनी हो तो सिंपल ये है कि उस इंफॉर्मेशन को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दे, तो उस जो सारी इंफॉर्मेशन, जो सारा वेक्टर होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह आपका फॉरगेट गेट काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका जो इनपुट गेट है वो इनपुट गेट आपका होता है जो कि न्यू वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा होता है, न्यू वेक्टर एक्सेप्ट कर रहा होता है। फॉरगेट जो आपकी जो फास्ट वैल्यू अगर आपको फॉरगेट करनी हो तो उसके लिए यूज हो रहा होता है। और जो होता है ओ आउटपुट गेट है, तो वो डिसाइड करता है कि कितनी इंफॉर्मेशन आपकी एक्सपोज होने चाहिए, या नेक्स्ट जो है या कितनी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट गेट तक जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कैस्केड वैल्यू है उस तक जानी चाहिए। तो ये आपका आउटपुट गेट डिसाइड करता है। सिमिलरली जो जी है वो आपकी सेल्फ रिकरेंट है, विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आरएनएन। जो जी गेट है जो कि 10 हाइपरबोलिक है, वो एक्चुअली रिकरेंट है, जो कि रिकरेंट का न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है कि वो सेल्फ रिकरेंस करता है और वैल्यू फीडबैक करता है, सिंपल न्यूरल आरएनएन की तरह, ठीक है। जो आपकी सीटी है वो इंटरनल मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। सीटी क्या है? वो किसी फंक्शन के सी जो फंक्शन है, एक्चुअली फंक्शन है। दो फंक्शन ऐड है, ये क्या है? एफ आपके पास फॉरगेट है और जी आपके पास रिकरेंट नेटवर्क है। तो इनके दरमियान जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट बनता है, वो मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या बनता है? आपका जो फॉरगेट गेट है, अगर आपने फॉरगेट करनी है मेमोरी से तो वो मेमोरी से डिलीट होनी चाहिए ना। तो अगर आप जीरो हो गया तो उसके साथ उसका जो इफेक्ट होगा वो नहीं एडअप होगा, बट अगर आप वो इंफॉर्मेशन आपने की रखनी है तो वो उसके साथ एडअप होता जाएगा, ठीक है। एस टी जो है आपका हिडन स्टेट है, और वाई जो है आपका फाइनल आउटपुट है, ठीक है। तो सॉफ्ट मैक्स का जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है वो आपकी आउटपुट पे लगा हुआ है जी। हिडन स्टेट एस टी है आपका। हिडन लेयर उसको कह, हिडन लेयर कैसे? हिडन लेयर, हिडन स्टेट या हिडन लेयर। तो ये गेट है, गेट का एलएसटीएम के गेट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपका एक्टिवेशन फंक्शन यूज हो रहा होता है। अब इसमें देख लीजिए आपके पास एक्सटी एसटी आपके पास क्या है? हिडन स्टेट है। एक एक्सटी इनपुट स्टेट है और एसटी आपके पास हिडन स्टेट है। आप इनपुट को देखो जरा, एसटी आपके पास हिडन लेयर है और एक्सटी आपके पास क्या है? इनपुट है। तो जो आपकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनती है वो एक्स टी जो आपका इनपुट है उसको आपने किसी वेट के साथ मल्टीप्लाई किया है, एंड देन एस टी आपकी क्या है? वो आपकी हिडन लेयर है जो कि एक वेट से मल्टीप्लाई हो चुका है। बट अगर आप इधर देखें तो प्रीवियस है, फीडबैक है, एस टी -1, ठीक है। एंड जो आपका एफ है वो फॉर गेट है, जिसमें आपका इनपुट है और
जो वेट के ऊपर आपको सिंबल नजर आ रहा है आई और एफ का, तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट और वेट विद रिस्पेक्ट टू फॉरगेट गेट। तो जो फॉरगेट गेट के साथ वेट लगा हुआ है वो उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली फॉरगेट और इनपुट का अगर आप देखें उसमें सिर्फ आई और एफ का फर्क है। आई रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट को और एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरगेट को। सिमिलरली जो आउटपुट है उसमें भी अगेन ओ उसको डिफरेंशिएट करता है वेट्स को विद रिस्पेक्ट टू फॉरगेट और इनपुट। तो आउटपुट लेयर पे जो आपके वेट्स हैं जो उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। देन जो आपका सेल्फ रिकरेंट है उसमें आपके पास अगेन इनपुट है और हिडन लेयर है और वेट्स है। तो ये पूरा एक गेट है जो कि एलएसटीएम की मेमोरी के तौर पे यूज हो रहा है, मेमोरी सेल के तौर पे यूज हो रहा है। और एलएसटीएम का जो है वो 100 स्टेप्स, अगर आप इस an LSTM can learn to bridge time interval in excess of 1000 steps. 1000 steps के दरमियान जो मेमोरी लूज हो रही है वो LSTM के एक सेल से वो सारा जो गैप बनता है इंफॉर्मेशन के इंफॉर्मेशन लूज करने का या एक गेन करने का, वो 1000 स्टेप्स तक वो उसको ब्रिज करता है, उसको कवर करता है। इसको हम थोड़ा सा ये तो आपको याद होगा ये नेटवर्क जिसमें कन्वेंशनल आरएनएन नेटवर्क है, जिसमें आपके पास प्रीवियस हिडन लेयर फीडबैक और ये करंट हिडन लेयर को एक्सटी इनपुट है और आपको आउटपुट एक मिल रहा है, ठीक है। आप इस मॉडल को देखिए, ये आपका ST-1 है जो कि ST-1 जो कि इस मॉडल को आ रहा है, XT है जो कि इस सेल को इनपुट आ रहा है, ठीक है, और YT है जो कि आउटपुट जा रहा है, और ये XT जो है वो नेक्स्ट सेल को जा रही है। फीडबैक फॉरवर्ड जो जी नेक्स्ट के लिए जा रही है, ठीक, प्रीवियस से आ रही है और नेक्स्ट में जा रही है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है और ये हिडन लेयर है एस्टीमेट की। हाउ टू वर्क और हाउ इट वर्क्स। तो आपने क्या किया इसमें, आपने एक किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, इंटरनल मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आपने क्या किया, मेमोरी सेल्स लगा लिए इसमें, मेमोरी नेट। मेमोरी क्या थी, पीछे आप पीछे जाएं, इंटरनल मेमोरी क्या है। इंटरनल मेमोरी आपके पास है जो आपके पास फॉरगेट गेट है और आपकी जो है वो सेल्फ रिकरेंट विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आरएनएन। जो स्टैंडर्ड आरएनएन की वैल्यू है और जो आपकी फॉरगेट गेट की है वो आपकी मेमोरी बनाती है। तो आपके पास मेमोरी बन जाती है, प्रीवियस सेल की मेमोरी एंड दिस सेल की मेमोरी। अब जो इनपुट है वो एक्टिवेशन फंक्शन के साथ और हिडन लेयर के साथ मिलके वो एड अप हो रहा है आपके प्रीवियस मेमोरी के साथ, ठीक है। एंड देन वो एक मेमोरी सेल में प्रेजेंट हो रहा है या उसमें उसका इफेक्ट जा रहा है, पास ऑन हो रहा है। एंड देन ये जो मेमोरी है वो 10 हाइपरबोलिक को मिल रही है। अगर आप देखें इसको, ST को मिल रही है, तो इसका मतलब है ये, तो ये आउटपुट हो रहा है, ये मेमोरी आउटपुट हो रही है
जो कि नेक्स्ट सेल को मिलेगा, और ये 10 हाइपरबोलिक से पास होके आपके करंट हिडन लेयर के साथ मिलके एक आउटपुट क्रिएट कर रहा है। जी, ये जो पुराना इससे पहले वाला सेल है ये इसके हैं। जीटी जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है इनपुट के साथ, जीटी जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है इनपुट के साथ। इनपुट के साथ मिलके जी, इनपुट के साथ मिलके हिडन लेयर के साथ मिलके वो जो पुरानी मेमोरी है उसके साथ एड अप होके मेमोरी में ऐड हो जाता है। एंड देन मेमोरी जो है वो आपकी 10 हाइपरबोलिक के थ्रू पास करके आपके हिडन लेयर के साथ मिलके आपको आउटपुट दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो पुरानी मेमोरी है वो पास हो रही है इस लेयर में, और उसकी कंबाइन इफेक्ट से एक इफेक्ट जनरेट होता है। अच्छा, अगेन आपके पास जो एफटी है वो एफटी अगेन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉरगेट गेट को। तो आपके फॉरगेट गेट एक्सटी किसके से पास हो रहा है? एक रिकरेंट से पास हो रहा है, एक फॉरगेट से पास हो रहा है। अब फॉरगेट जो है आपकी मेमोरी से मल्टीप्लाई होगा। अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब है कि फॉरगेट कर लो इसको, इस मेमोरी को। अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है इस मेमोरी को ले लो। और अगर किसी और वैल्यू से जो 0 और 1 के दरमियान हो तो इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट कम करते जाओ। किसको? वेरिएबल नेम को। अगर आपने मेमोरी को रखना है तो आप 0 से 1 से मल्टीप्लाई करो एज इट इज। अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसका मतलब है कि जो पुरानी मेमोरी आ रही है वो इस गेट से फॉरगेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास एक फॉरगेट गेट है, फंक्शन है, एक रिकरेंट फंक्शन है, और ये आपके जो है ये सेल्फ रिकरेंट है, और ये आपका है जो आपका है हिडन स्टेट। हिडन स्टेट का जो फंक्शन है, ठीक है, ये हिडन स्टेट का एक्टिवेशन फंक्शन है, ये रिकरेंट एक्टिवेशन का फंक्शन है, और ये आपके पास है फॉरगेट एक्टिवेशन फंक्शन है। ठीक, अगेन आपके पास एक इनपुट आ रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनपुट गेट टू एक्सेप्ट द न्यू। तो जो ये गेट आपके पास है, एक जी क्या है? रिकरेंट है, एफ मेमोरी, एफ फॉरगेट है, और आई अगेन जो आपकी ओटी है वो जो है आपकी वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके आउटपुट गेट को, कि हाउ मच ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी पास टू एक्सपोज टू द नेक्स्ट स्टेप, कि कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट जो आपकी स्टेप है वो पास होगा दूसरे उसको सेल को। तो ये आपकी आउटपुट की जो इंफॉर्मेशन है बाकी लेयर में कितनी जाएगी? अगेन ये मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर आपका एलिमेंट वाइज। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई इंफॉर्मेशन आगे नहीं भेजनी तो उस इंफॉर्मेशन को आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो इंफॉर्मेशन आगे नहीं जाएगी। जी, आप कुछ बता रहे थे? जी, कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं, अगर आपने उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू को फेड करना हो, उसको कम करना हो, तो उसको 0 और 1 के दरमियान, अगर फॉर एग्जांपल उसकी आपने इफेक्ट को हाफ करना है तो उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर, हाँ 0.3, तो 0 और 1 के दरमियान होगा। अगर 0 होगा तो फॉरगेट हो जाएगा, अगर 1 होगा तो एज इट इज जाएगा। अगर उसके इफेक्ट को आपने कम करना है तो उस लिहाज से अपनी वैल्यू कम करनी है। तो अगर आप देखें इस नेटवर्क, इस सेल की मॉडल को, इसमें आपके पास xt है जो कि इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
सेम इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। एक आपके पास HT-1 है जो कि प्रीवियस हिडन लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम एज रिकरेंट नेटवर्क। एक आपके पास आउटपुट है, उसको Y2 कह लें, YT कह लें, और अगेन ये आपकी जो है नेक्स्ट लेयर को एरो मिल रही है। एंड ये जो LSTM में कॉन्सेप्ट है कि मेमोरी को आपने पास ऑन करना है, तो ये जो एरो है वो इस मेमोरी को पास ऑन कर रहा है, ठीक है। यस, मेमोरी अलग से जा रही है, मेमोरी क्योंकि आपने मेमोरी का रिकॉर्ड रखना है, तो लर्न भी कर रहा है और मेमोरी भी जा रही है, समझ रहे हो। तो मेमोरी आपकी पूरी जा रही है। अब अगर आपको किसी ग्रेड पे वो उस मेमोरी की जरूरत होगी तो आप मेमोरी से वो डेटा उठा के उसको फ्रेशली मॉडल करा लेंगे। तो ये फायदा है LSTM के मॉडल। फ्लैश में आप उसको साथ लेके जा रहे हैं उस मेमोरी को, आपको किसी भी स्टेज पे जरूरत होगी तो मेमोरी से उठा लेंगे। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसलिए आप कैसे, क्योंकि इसमें फंक्शन ज्यादा है, इस वजह से आप कह रहे हैं। और मेमोरी अच्छा, आप यस, इसका ड्रॉबैक तो होगा, आपको मेमोरी चाहिए होगी, और बट ये है कि आजकल मेमोरी इतना कोई इशू नहीं है। और अगेन प्रोसेसर हमारे इतने अच्छे हैं कि वो जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसको भी आपके प्रोसेसर जो है वो उसको सॉल्व, वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया। बट जो मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, जो कि आपका बेसिक मकसद क्या है कि आपकी मॉडल की एक्यूरेसी ज्यादा हो, आपको कभी भी मेमोरी हेडेक नहीं रहा और न कभी प्रोसेसिंग पावर हेडेक रहा। आपको हमेशा एक्यूरेसी की फिक्र रही कि एक्यूरेसी मुझे अच्छी मिले, चाहे मुझे मेमोरी ज्यादा भी लगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। उसके लोगों ने बड़े जो है वो NVIDIA के GPUs ले लिए, उसकी प्रोसेसिंग ज्यादा और एक्यूरेसी अच्छी आई है। NVIDIA के GPUs क्यों आ गए? क्योंकि एक्यूरेसी उनको चाहिए थी। GPU बनाना उनके लिए मसला नहीं था, मेमोरी बनाना उसको मसला नहीं था, एक्यूरेसी आपकी अच्छी है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, वो पूरा मैकेनिज्म है LSTM का। इस मॉडल को और इस गेट को आप याद रखो तो आपको LSTM सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? FT आपको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फॉरगेट को, एक्टिवेशन फंक्शन को। GT रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी करंट रिकरेंट जो सेल का जो रिकरेंट मॉडल है, जो कि RNN ट्रेडिशनल RNN है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो IT है वो इनपुट, जो इनपुट का इफेक्ट जाएगा मॉडल में या हिडन लेयर से पास होगा, उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, या मेमोरी के साथ उसका जो है वो लिंक होगा। अब देखिए, ये आपका रिकरेंट है और ये इनपुट है। अगेन ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें भी आप कुछ मेमोरी का जो आपकी वैल्यूज है उसका इफेक्ट कम और ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। और गेट IT के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो जो इनपुट है उससे भी आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं वैल्यूज को, और उसका इफेक्ट कम और ज्यादा कर सकते हैं। GT आपका रिकरेंट है ना, कि वो सेल फॉरगेट। GT जो रिकरेंट क्या है, जो वैल्यू आगे जा चुकी है वो इंफॉर्मेशन फीडबैक हो रही है ना, तो जो फीडबैक इंफॉर्मेशन आ रही है उसका इनपुट के साथ कंपैरिजन है। तो वो जो है आपके इनपुट के डिपेंडेंसी है ना, कि जो आपके ऑलरेडी डेटा जा चुका है रिकरेंट के थ्रू आ रहा है, उसने इनपुट के साथ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होना है। तो डिपेंडेंसी आगे वाले या पास डेटा भी है और करंट पे भी है, दोनों की डिपेंडेंसी भी है, इंस्टेंट डिपेंडेंसी। और गेट आपको क्या दे रहा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी दे रहा है, और रिकरेंट डेटा क्या शॉर्ट टर्म दे रहा है, तो इसलिए इसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। और गेट आपको क्या दे रहा है, लॉन्ग टर्म मेमोरी दे रहा है, और जो आपका रिकरेंट सेल है वो क्या दे रहा है, शॉर्ट टर्म दे रहा है। तो आपको दोनों ही, इसलिए इसको कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM, क्योंकि इसमें आपको लॉन्ग टर्म की भी मिल रही है CT,
और शॉर्ट टर्म की जीटी मिल रही है आपको, तो इसलिए इसको कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, LSTM, क्योंकि इसमें आपकी स्मॉल स्केल डिपेंडेंसी भी है और लॉन्ग टर्म भी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए। अगेन वही चीजें जो हमने पढ़ी है, अगर आपने इनपुट गेट को 1 कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि आप सारे टाइम में ये इनपुट्स है, हिडन लेयर्स है और आउटपुट है। इस सिंबल को थोड़ा सा आप समझ लें। अगर अगर ओ है तो इसका मतलब है इंटायरली ओपन, अगर डैश है तो इसका मतलब है इंटायरली क्लोज्ड, ये जो हिडन लेयर पे है। ये क्या है, इंटायरली ओपन, इंटायरली क्लोज। तो ये क्या करता है कि टाइम 1 पे अगर आप देखें तो इनपुट जो है लेयर आपकी ओपन है, हिडन लेयर जो आ रही है वो भी ओपन है, बट ये जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो क्लोज है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर आप इसको ऐसे कर लें, असल जो इंफॉर्मेशन ये है, अगर इनपुट गेट को आप 1 कर ले तो इसका मतलब ये है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन पास करनी है, पासिंग ऑल इंफॉर्मेशन। अगर फॉरगेट गेट को आपने 0 करना है तो इसका मतलब है कि पुरानी सारी वैल्यूज भूल जाओ। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका वेक्टर जो है वो 0 हो जाएगा सारा। आउटपुट गेट अगर 1 करे तो आ, आपकी सारी मेमोरी एक्सपोज हो जाएगी, आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये अगर 1 हो गया, अगर आप इसको 1 कर ले, इसको 1 करे तो 1 जो मल्टीप्लाई होगा तो आपकी मेमोरी सारी एज इट इज आ जाएगी, तो आपकी सारी मेमोरी एक्सपोज है, समझ रहे हो। और अगर आपने इनपुट को 1 रख लिया तो इसका मतलब है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि RNN और LSTM में क्या फर्क है। तो RNN है आपका, वो क्या कर रहा है, स्टेट है जो कि कैस्केड होके जा रही है इनपुट से लेकर आउटपुट तक। तो जो LSTM है उसमें आपका फॉरगेट एक लेयर है जो कि उससे पास होके उसको जा रहा है और वो एड अप होके अगेन उस लेयर में आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है कंपैरिजन RNN में। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी लेयर इसमें 0 हो जाए तो सारी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, सारा ब्लॉक हो जाएगा। फॉरगेट कह ले इसको, अगर ये 0 सेम फंक्शन है, इसको सेम कह ले। अगर ये ना भी हो, ये ना भी हो तो इसका LSTM पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर ये हो तो इसका मतलब है कि ये कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उसमें आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो में। यस, तो ये फर्क है उसमें LSTM में और RNN में। तो क्योंकि वो उसमें मेमोरी नहीं है ना, मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपके इंस्टेंट मेमोरी है वो सारी गायब हो जाएगी। यस, वो सारा डेड हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो ग्रेडियंट फ्लो है,
जो बैक प्रोपगेशन है आपकी CT से लेकर CT-1 तक, वो सिर्फ एलिमेंट वाइज है। बैक प्रोपगेशन हो रही है उसमें आपकी एलिमेंट वाइज हो रही है अगेन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन है। मल्टीप्लिकेशन मींस एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैट्रिक्स मैटलैब में आप लोगों ने किया होगा, उसमें एलिमेंट वाइज का कॉन्सेप्ट, या अगर आप मल्टीप्लिकेशन से पहले डॉट लगाए तो आपको जो वेक्टर होता है वो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करता है, उसको कहते हैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स की जो फुल मल्टीप्लिकेशन है, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन इजी नहीं है, क्योंकि उसमें आपके पास जो मैट्रिक्स साइज है वो मैटर करता है। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें साइज में मैटर नहीं करता, उसमें मैट्रिक्स जो है वो ऑलरेडी एक साइज के होते हैं। तो इसलिए ये इसका जो फ्लो है वो मेमोरी का वो ओनली एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन उसमें होती है। तो ये आप देखें फुल आपके पास मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। आपके पास नेट का इशू आ रहा है। तो आप ये देखें, LSTM के सेल्स जब कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास C0 है, जिसमें मेमोरी 8.0 है, एंड C1 है आपके पास, C2 है एंड C3। तो इस तरह सेल्स बन गए जो कि आपकी मेमोरी पास ऑन हो रही है, और हिडन लेयर्स के थ्रू आपकी जो इंस्टेंट इंफॉर्मेशन है वो H1 के थ्रू जा रही है शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी जा रही है वो आपकी C1 के थ्रू और C के थ्रू जा रही है। तो जो ग्रेडियंट फ्लो है मेमोरी की वो अनइंटरप्टेड है इसमें, क्योंकि इसमें जस्ट एलिमेंट वाइज कॉन्सेप्ट है, इसमें कन्वेंशनल मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है। इसलिए इसकी जो ग्रेडियंट फ्लो है, बैक प्रोपगेशन क्या चीज है? बैक प्रोपगेशन में आप क्या करते हैं कि आप आउटपुट आपको मिल जाता है, आपने आउटपुट से लेकर वेट्स को एडजस्ट करने हैं और एरर को आपने रिड्यूस करना है। तो जो मेमोरी है वो आपकी अनइंटरप्टेड, बैक प्रोपगेशन उसकी अनइंटरप्टेड होती है, क्योंकि उसमें इतनी चेंजेस नहीं आई हुई है, और उसका जो साइज है वो सेम रहता है, और उसकी जो ग्रेडियंट फ्लो है वो एलिमेंट वाइज होती है। तो इसलिए इसकी जो फ्लो होती है वो अनइंटरप्टेड होती है। ये एलेक्सनेट का स्ट्रक्चर है, रेसनेट का आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो आई गेस ये इतना यूजफुल नहीं है रेसनेट।